गारंटीड पेंशन के लिए शुरू हुई नई स्कीम यूपीएस को कर्मचारियों में ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए सरकार नए कदम उठाने जा रही है। इसमें टैक्स को लेकर के कर्मचारियों को अतिरिक्त बेनिफिट जोड़े जा सकते हैं। कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल से विंडो शुरू की है, लेकिन अब तक सिर्फ 30,000 कर्मचारी ही यूपीएस में स्विच हुए हैं, क्योंकि एनपीएस सब्सक्राइबर का लगभग 1% ही है। सर, सरकार क्या कुछ बदलाव कर सकती है इस स्कीम को लेकर के, और इस स्कीम को कर्मचारियों में आखिर में उतना अच्छा रिस्पांस मिल क्यों नहीं रहा है? विपुल जी, या यूपीएस की स्कीम के बारे में एक तो प्रचार कम था, लोगों को जानकारी भी कम है। ये क्यों आई थी? पिछले साल की जो पेंशन की बहसें थी भारत में, इसमें यह था कि एक फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड पेंशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एनपीएस की व्यवस्था में आपको मार्केट वेरिएबल के आधार पर बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है और कॉर्पस के निवेश पर जो रिटर्न आता है उस पर आपको पेंशन मिलती है। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई थी, इसमें यह था कि आपकी लास्ट सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के समय पेंशन के तौर पर मिलेगा। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा था कि इसमें बड़ा उत्साह दिखाई देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो लोगों को, कर्मचारियों को इस बारे में थोड़ी जानकारी भी सीमित थी, और दूसरा ये कि शेयर बाजार में अच्छे परफॉर्मेंस के कारण एनपीएस के रिटर्न्स भी अच्छे थे, और फिलहाल उन एनपीएस के रिटर्न्स का असर भी इस स्कीम के उत्साह को लेकर हुआ। और इसलिए जो आंकड़ा आपने बताया कि केवल 30,000 कर्मचारियों ने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब किया है। लेकिन अब ये कोशिश है कि शायद सरकार इसमें कुछ टैक्स की रियायतें बढ़ा सकती है। हालांकि साल के बीच में बढ़ेंगी या अगले वित्त वर्ष के बजट में बढ़ेगी, ये देखना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ पेंशन के कंट्रीब्यूशन को जोड़कर इसे थोड़ा प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा सकती है, और इसके अलावा भी इसे कुछ और प्रोत्साहन भी आने वाले समय में दिए जा सकते हैं, ताकि जो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय 50% की अपनी आय का फिक्स्ड पेंशन लेना चाहते हैं, वो इसके दायरे में आ सके। इस बीच सरकार के अनाज भंडार लबालब भरे हुए हैं। चावल का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर और गेहूं का स्टॉक 4 साल की ऊंचाई पर है। 1 अप्रैल को केंद्रीय पूल में चावल का स्टॉक करीब 378 लाख टन दर्ज किया गया। जुलाई की शुरुआत में सरकार का चावल स्टॉक पहले कभी भी इतना दर्ज नहीं किया गया था। गेहूं की बात करें तो 1 जुलाई को स्टॉक करीब 359 लाख टन रहा, जो 2021 के बाद जुलाई की शुरुआत का सबसे ज़्यादा स्टॉक है। सर, सरकार के पास स्टॉक तो भर गया है, क्या उम्मीद करें गेहूं का एक्सपोर्ट खोला जाएगा? विपुल जी, अगर पुराने रिवायत को देखें तो इतने स्टॉक पर तो खुली जाना चाहिए, क्योंकि इससे कम स्टॉक पर भी हम गेहूं का निर्यात करते रहे। लेकिन यहाँ एक परसेप्शन का और एक किस्म का जो रिएक्शन होगा, उसका भय सरकार में दिखाई देता है। क्योंकि सरकार अगर गेहूं का निर्यात खोलती है तो शुरुआती तौर पर कीमतों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि स्टॉक बहुत अच्छा है, बाजार में कीमतें कम हैं, खाद्य मुद्रास्फीति पर में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अब जो इस खरीफ का हाल हमें दिख रहा है, जिस पर हमने कल चर्चा की थी बुआई की दृष्टि से, उस हिसाब से अनाज भंडार को लेकर सरकार बेहद आरामदेह स्थिति में है। मुफ्त अनाज बांटने की स्कीम के लिए भी पर्याप्त अनाज है, और बाजार में जो सरकार इंटरवेंशन करती है, दखल देती है जब कीमतें ऊपर होती हैं, उसके लिए भी पर्याप्त अनाज है। और सरकार को इस समय निर्यात खोलने की ज़रूरत भी है, ताकि किसानों को अतिरिक्त आय मिल सके। और जैसा कल हमने आपको बताया भी था बोनस पॉइंट में कि देखिए, एशिया के बाजार के भीतर, दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप के बाजार में अमेरिका का गेहूं पहुंच गया। बांग्लादेश ने गेहूं की डील कर ली। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बाजार था, सबसे बड़ा आयातक था भारत के पड़ोसी देशों में, जहां अब अमेरिका का करीब 7 लाख टन गेहूं हर साल पहुंचेगा। तो भारत सरकार को सोच सकती है इस समय निर्यात खोलने के लिए। लेकिन बस वही दुविधा है कि गेहूं का निर्यात बंद होने के बाद इसे खोलने का मतलब है कि शुरुआती तौर पर कुछ रिएक्शन, और जिसे शायद सरकार अभी उन प्रतिक्रियाओं से को लेकर सरकार थोड़ी सशंकित दिखती है। इसलिए निर्यात खोलने के कोई संकेत तो नहीं दिए गए, लेकिन मौका भी है और दस्तूर भी है।